हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको स्टार्ट किया था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन इससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले स्टिल वी आर स्टडिंग दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ रहे हैं। देन व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज यू ऑल नो, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन, और इसी के बेसिस पे हम लोग इसके डेफिनेशन को बोलेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेयोसिस या रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर, देन इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से आया, इसको समझने के लिए हमको रिकॉल करना होगा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में हमें दिखाई दिया था टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कॉर्नर्स पर यहां पर प्लेस्ड है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। जब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कॉर्नर्स पर क्या क्या अरेंज है, कॉर्नर्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज है, और उसी के नियर बाय में आपको मिलेगा दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ होमोजिनस सेल्स दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। एंड each cell of sporogenous tissue is capable of forming microspore mother cell। हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज पोटेंशियल पॉलन। क्या यूज करते हैं? पोटेंशियल पॉलन भी हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक सिंगल अगर हम स्पोरोजिनस सेल का एक स्ट्रक्चर उठाया इसमें से इस सेल, और दिस वन इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस वन इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल also known as pollen mother cell. This microspore mother cell is also known as pollen mother cell. And what will be the ploidy of this microspore mother cell? Microspore mother cell की ploidy क्या होगी? तो microspore mother cell की ploidy होगी 2n and it will undergo meiosis। और क्या होगा? meiosis होगा। मेयोसिस में आप सभी को पता है रिडक्शनल डिवीजन हम लोग बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन के कारण क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, और यहाँ पर क्या था? 2n था। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगी इसकी प्लाइडी। यहाँ पर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोसिस होगा, बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर बनेगा। कितने माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से मैंने आपको बता रखा है ज्वाइंट होंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राएड। आपसे क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राएड के हर एक सेल की प्लाइडी क्या होती है? माइक्रोस्पोर टेट्राएड के हर एक सेल की प्लाइडी क्या होगी? करेक्ट, n होगी। इसकी हर एक सेल की प्लाइडी क्या होगी? दैट इज n। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट इज माइक्रोस्पोर। अब एक क्वेश्चन और इसी के साथ एक और क्वेश्चन सुन लीजिए।
माइक्रोस्पोर टेट्राइड के शेप से रिलेटेड है। यहाँ पर इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फाइनल प्रोडक्ट इज माइक्रोस्पोर, एज इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस यू विल स्टडी दैट मेगास्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहां पर और यहाँ पर दोनों टेट्राइड में डिफरेंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। फिलहाल माइक्रोस्पोर टेट्राइड देखा जाएगा इन केस ऑफ मोनोकॉट, माइक्रोस्पोर टेट्राइड इन केस ऑफ मोनोकॉट, माइक्रोस्पोर टेट्राइड इन केस ऑफ मोनोकॉट एंड इन केस ऑफ डाइकॉट। मोनोकॉट के केस में माइक्रोस्पोर टेट्राइड का शेप क्या होगा, दैट विल बी आइसोबाइलैटरल। ये सिंपली अपनी जानकारी के लिए आप रखिए, इससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर ये क्वेश्चन इससे बेस्ड पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राइड मोनोकॉट में शेप क्या होगा या माइक्रोस्पोर टेट्राइड का डाइकॉट में शेप क्या होगा, देन आप इसको, आप जानकारी है ही आपके पास, देन आप इसको आंसर दे सकते। डाइकॉट के केस में कैसा होगा, तो डाइकॉट के केस में दिस विल बी टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। आइसोबाइलेटरल का शेप कैसा आता है, आइसोबाइलेटरल के केस में अभी दिखाई दिया, दिस वन इज द आइसोबाइलेटरल। एंड टेट्राहेड्रल के केस में आपको याद रखना दिस टाइप अरेंजमेंट होगा। एक और जानकारी आपको बता दूं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के केस में, माइक्रोस्पोर टेट्राइड एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के केस में 5 टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनने के बाद व्हेन एंथर विल डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेट करेगा, और डिहाइड्रेट करने के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड में से एक एक सेल्स क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म पॉलन ग्रेन, और वे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। इनकी प्लॉइडी क्या होगी, पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी, पॉलन ग्रेन का भी प्लॉइडी दैट विल बी एन। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया देयर आर सेवरल थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, या हम लोग बोल सकते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में सेवरल थाउजेंड्स। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है 4 पॉलन ग्रेन बनेगा, ऐसे मल्टीपल होंगे, सेवरल थाउजेंड्स होंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड्स पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में सेवरल थाउजेंड पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल देखेंगे, दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के लिए हमने बता दिया था आपको कि सेवरल थाउजेंड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में। पॉलन ग्रेन से देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा, पॉलन ग्रेन दे रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, डोंट बी कंफ्यूज। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स, pollen grain represents male gametophyte। मेल गैमीट से कंफ्यूज नहीं होना है। मेल गैमेटोफाइट मतलब जो गैमीट को पोजेस करेगा। इसके बाद अब हम गैमीट का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मेल गैमेटोफाइट, फिर गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इट मीन्स पॉलन ग्रेन्स, ये गैमीट के केस में हम नहीं पढ़ रहे, मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है, SN होती है। पॉलन ग्रेन के बारे में सेकेंड बात हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग जैसे पॉलन ग्रेन, अगर आप यूजुअली आपने फील किया होगा, अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर ले, जैसे ये हिबिस्कस का फ्लावर हमारे पास है, अगर आप इसके एंथर को अपने हाथ पर ऐसे धीरे धीरे लगाएं तो आपको कुछ कुछ इसमें येलोइश कलर के सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो येलोइश कलर के सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज सब्सटेंसेस, यही क्या है, यही पॉलन ग्रेन है। यही क्या है, पॉलन ग्रेन है।
ठीक है ना। अगर आप इसको और अच्छे से स्टडी करना चाहते तो क्या कर सकते, एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उस ग्लास स्लाइड पर आप वाटर के कुछ ड्रॉप रखिए, फिर उस पे इन्हीं पॉलेंस को रखें, और जब हम माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करेंगे देन हमें दिखाई देगा कि डिफरेंट पॉलेंस का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। आर्किटेक्चर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंस होगा। एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स हम लोग बोलेंगे शेप, साइज एंड कलर तो दैट विल बी सेम, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट दैट विल बी डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, शेप अलग होगा और साइज अलग होगा। ठीक है, तो इसी में आगे हम लोग बोलेंगे दैट इज pollen grains, they are generally spherical। ये कैसे होंगे, स्फेरिकल इन शेप होंगे, और इनका डायमीटर क्या होगा, इनका जो डायमीटर होगा, डायमीटर विल बी 25 to 50 माइक्रोमीटर। अगर इनका कलर बोलेंगे, कलर कैसा होगा, कलर विल बी येलो, और येलो किस कारण से होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। पॉलन की स्टडी को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पैलिनोलॉजी। फर्स्ट टाइम अगर बोला जाएगा इसके टर्म को किसने प्रपोज किया, फर्स्ट टाइम टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हाइड एंड विलियम्स। टर्म किसने दिया था, टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हाइड एंड विलियम। पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम आपको बता दें, पॉलन ग्रेन्स दे आर फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते एज फूड सप्लीमेंट्स। पॉलन ग्रेन्स दे आर फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। एक चीज ऐसा नोटिस किया गया कि परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्स एंड एथलीट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अगर पॉलन ग्रेन का कंजम्पशन करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स कैन बी इनहेंस्ड, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अगेन पॉलन ग्रेन के बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पॉलन की वॉल होती है, पॉलन का जो आउटर सरफेस है दैट इज पॉलन वॉल। पॉलन वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है, तो पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है टैपिटम। तो हम लिख सकते हैं दैट इज टैपिटम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन वॉल। और बेसिकली पॉलन वॉल में कौन सा, तो पॉलन वॉल में जो आउटर वाला होता है दैट इज एक्साइल, उसी का फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है, तो उसी के फॉर्मेशन में हम लोग बोलेंगे दैट इज टैपिटम इज इन्वॉल्व। पॉलन की वॉल कैसी होती है, पॉलन की वॉल के लिए हम लोग बोलते हैं पॉलन वॉल इज स्ट्रेटिफाइड। अभी स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफिकेशन का क्या यूटिलाइजेशन है वो भी हम आपको अभी डील करेंगे। ठीक है, पॉलन की वॉल को नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, पॉलन की वॉल जो है उसको हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज स्पोरोडर्म। स्पोर सिंपली हमने बोला माइक्रोस्पोर, एंड डर्मा मतलब आउटर वॉल दैट इज स्किन। तो पॉलन की वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म बोलेंगे। एक इंफॉर्मेशन अपने लिए नोट कर लीजिए, जो सीड की वॉल होती है, सीड की वॉल को हम लोग स्पर्मोडर्म बोलते हैं। सीड की वॉल जिसको आप लोग सीड कोट भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्पर्मोडर्म भी कहते हैं। कम टू द स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म पॉलन की वॉल, जिसको हमने क्या बोला, पॉलन वॉल। पॉलन वॉल में दो लेयर होंगे, दिस वन इज द आउटर एंड नेक्स्ट इज इनर वॉल। आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर। आउटर को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्साइन, और इनर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर जो एक्साइन होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पॉलन वॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीबीएसई में एज वेल एज इन केस ऑफ नीट। एक्साइन
से रिलेटेड क्या क्या खास बात है। एक्साइन में हम लोग पहली बात बोलेंगे, जो एक्साइन है, दिस वन इज द थिक लेयर, हार्ड, and exine, the most important point, exine is made up of sporopollenin. exine sporopollenin का बना होता है। sporopollenin से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट हर एक सेट पेपर में मिल जाते। स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरोपोलिनिन है क्या, बेसिकली स्पोरोपोलिनिन बेसिकली इट इज फैटी सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन है क्या, एक फैटी सब्सटेंस है। इट इज अ फैटी सब्सटेंस एंड फॉर्म्ड ड्यू टू oxidative polymerization of कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन के कारण फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन के बारे में हम लोग बोलते हैं कि स्पोरोपोलिनिन पर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली या हाई टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता। हम लोग स्पोरोपोलिनिन को बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन टिल नाउ। स्पोरोपोलिनिन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर known till now। रीजन बीइंग, इस पे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, इन सभी का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एल्कली को ये टॉलरेट कर सकता है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, दैट्स वाई स्पोरोपोलिनिन चूंकि मोस्ट रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली को टॉलरेट कर सकता है। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, इसीलिए स्पोरोपोलिनिन को हम लोग फॉसिल स्टेट में रख सकते हैं। पॉलिन बैंक में जब रखा जाता है पॉलिन ग्रेन को, तो किसके कारण बोल रहे हैं, इसको स्पोरोपोलिनिन के प्रेजेंस के कारण हम लोग इसमें फॉसिल स्टेट में रख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट इज एक्साइन का जो पैटर्न है और डिजाइन एक फैसिनेटिंग एरे को रिप्रेजेंट करता है। एक्साइन का पैटर्न और डिजाइन एक फैसिनेटिंग एरे को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली एक्साइन का जो डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट डिजाइन है, उसके कारण हमको एक स्कल्पचरिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्साइन का स्कल्पचरिंग करके हमें पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर पॉलन किस स्पीसीज का है, ये पर्टिकुलर पॉलन किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्कल्पचरिंग ऑफ एक्साइन हेल्प्स इन टैक्सोनॉमिकल या टैक्सोनॉमियल इंपॉर्टेंस। लिख सकते हैं इसको हम लोग दैट इज स्कल्पचरिंग ऑफ एक्साइन is of great taxonomial importance। टैक्सोनॉमियल पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पॉलन वॉल में एक्साइन या इंटाइन में से किसका हम लोग स्कल्पचरिंग करते हैं। तो स्कल्पचरिंग के केस में याद रखिएगा हम लोग करते हैं किसका,
एक्साइन का स्कल्पचरिंग करते हैं। हम लोग किसका करते हैं? एक्साइन का स्कल्पचरिंग करते हैं। इनर लेयर दैट इज एंटाइन, जैसे कि एक्साइन के बारे में हमने बोला था, आउटर है, कैसा है? हार्ड है, और कैसा है? ठीक है। एंटाइन और बताया था मैंने आपको कि किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। एंटाइन के बारे में आप जान लें, ये कैसा होगा? ये थिन होगा। कैसा लेयर होगा? थिन होगा, इनर लेयर होगा। और बोलेंगे एंटाइन के बारे में, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज का बना होने का मतलब बोलेंगे दैट इज किसका किसका? पैक्टिन का बना होगा एंड सेलुलोज का बना होता है। इसमें से पैक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है, पैक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम लोग बोलते हैं पैक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। पैक्टिन इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिसके कारण एंटाइन का यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स वाई एंटाइन is utilized in formation of layers of pollen tube, जिसके कारण एंटाइन का यूटिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के लेयर्स के फॉर्मेशन करने में होता है। किस कारण? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन प्रेजेंस के कारण। अब आपको मालूम है पॉलन की वॉल के लिए मैंने बोला 2 लेयर होंगे, आउटर एंड इनर। आउटर वाले को क्या बोलेंगे? एक्साइन। इनर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटाइन बोलेंगे। आउटर के लिए याद रखिएगा, आउटर के लिए इंपॉर्टेंट बात आएगी, आउटर किसका बना होगा? स्पोरोपोलिन का। और इनर किसका बना होगा? पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना होगा। देन आफ्टर हम लोग बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, एंजियोस्पर्म के बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ऐसे हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। पॉलन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स causes allergic reactions. Allergic reactions such as bronchitis, asthma, हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे इसके लिए कि pollen of many species causes allergic reactions such as respiratory disorders, और respiratory disorders में हम लोग बोलेंगे that is bronchitis and asthma हम लोग बोल सकते हैं। ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा हम लोग बोल सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी स्पीसीज है जिसका पॉलन एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, तो हम लोग एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? आपको याद रखना है कैप्स। क्या याद रखना आपको? कैप्स याद रखना है। प्यारे प्यारे बच्चों, सी फॉर चिनोपोडियम, इसका मतलब होगा चिनोपोडियम। ए फॉर एमेरेंथस, P for पार्थीनियम, पार्थीनियम जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थीनियम जिसको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं। एंड S for sorghum बोलते हैं। इनमें से अगर बोला जाएगा आउट ऑफ दीज फोर जो मेजर कंट्रीब्यूटर in causing allergic reaction, that is पार्थीनियम। पार्थीनियम के लिए हम लोग बोलेंगे, पार्थीनियम क्या है? पार्थीनियम इज मेजर कंट्रीब्यूटर। मेजर कंट्रीब्यूटर है। पार्थीनियम इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? पार्थीनियम के हम लोग बोलते हैं, पार्थीनियम केम इन इंडिया।
Parthenium, you can write or listen carefully. Parthenium came in India as contaminant along with imported wheat. Parthenium came in India as contaminant. किस तरह से आया था? Came in India as contaminant, contaminant की तरह आया था, ठीक है। किस तरह आया था? कंटामिनेंट along with imported wheat. किसके साथ? इंपोर्टेड वीट के साथ पार्थीनियम आया था इंडिया में एज कंटामिनेंट, राइट। नेक्स्ट विल डील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये मैंने आपको बनाया, दिस वन इज द इनर वॉल जिसको हमने क्या बोला था? एंटाइन। दिस वन इज द न्यूक्लियस, इसको हमने क्या बोला? दिस वन इज द न्यूक्लियस। एंड उसके बाहर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, दिस लेयर, दिस आउटर लेयर इज एक्साइन। दिस आउटर लेयर इज एक्साइन। दिस आउटर लेयर इज एक्साइन। इसको हमने क्या बोला? एक्साइन बोलेंगे। दिस आउटर लेयर इज एक्साइन। ये वो एरिया है जहां पर इस आउटर लेयर के बारे में आपको बताया था। एक्साइन किसका बना होगा? स्पोरोपोलेनिन का बना होगा। ये वो एरिया है जहां पर हम लोग बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा तो दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। स्पोरोपोलेनिन अगर एब्सेंट होगा तो दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन, इन केस ऑफ डाइकॉट हम इसको बोलेंगे ये सर्कुलर शेप होगा और इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज जर्मपोर। The point where sporopollenin is absent, and from that point there arises pollen tube. Pollen tube emerges out होता है। Pollen tube emerges from that point where sporopollenin is absent, and in case of dicot, that point is known as germ pore. Sporopollenin absent. In case of dicot एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट क्या क्या बोलेंगे? तो डाइकॉट में बोलेंगे वो एरिया कैसा होगा? सर्कुलर शेप होगा। कैसा होगा? सर्कुलर शेप होगा। और यहाँ पर कैसा होगा? लेंस शेप होगा। यहाँ पर कैसा होगा? लेंस शेप्ड होगा, राइट। जो सर्कुलर शेप होगा इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज जर्मपोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मपोर। और लेंस शेप्ड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनल फरोज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज जर्मिनल फरोज। जर्मपोर के बारे में हम लोग बोलते हैं डाइकॉट के केस में नंबर ऑफ जर्मपोर कितना हो सकता है? तो डाइकॉट के केस में नंबर ऑफ जर्मपोर 3 होते हैं, इसलिए उस कंडीशन को हम लोग ट्राइकाल्पेट कंडीशन बोलते हैं। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट जो जर्मिनल फरोज है, जर्मिनल फरोज का नंबर कितना हो सकता है? जर्मिनल फरोज का नंबर होता है सिंगल, इसलिए उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मोनोकॉल्पेट कंडीशन। इन केस ऑफ डाइकॉट जर्मपोर का नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ जर्मपोर दैट इज 3। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकाल्पेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकाल्पेट कंडीशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकाल्पेट कंडीशन। और जर्मिनल फरोज के लिए हम लोग बोलेंगे इसका नंबर कितना होता है? नंबर यूजुअली कितना होता है? 1। इन केस ऑफ नंबर कितना होता है? 1 होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज मोनोकाल्पेट कंडीशन। आई थिंक इट इज मच क्लियर टू यू कि स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट होगा उस एरिया को डाइकॉट में क्या बोलेंगे? जर्मपोर बोलेंगे। और मोनोकॉट में क्या बोलेंगे? जर्मिनल फरोज बोलेंगे। ये एरिया जहां पे ध्यान से देखिएगा, सपोज एट दिस पॉइंट स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, फ्रॉम दिस पॉइंट देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ या देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट होगा। इसको हमने क्या बोला है? पॉलन ट्यूब बोला है। इसको क्या बोला है? पॉलन ट्यूब बोला है, करेक्ट। अब
उसको लिख सकते हैं। जौनपुर के लिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज जौनपुर, तो जौनपुर के लिए हम लोग बोलेंगे द पॉइंट फ्रॉम वेयर pollen tube emerges out, जहां से पॉलन ट्यूब बाहर की तरफ निकल रहा है या एराइज कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। नेक्स्ट विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज pollen viability. The last topic of today's lecture, that is pollen viability. pollen viability के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, या pollen viability को क्या लिख सकते, that is time period for which the pollen will remain functional. time period for which the pollen will remain functional. कितने टाइम के लिए पॉलन फंक्शनल रहेगा, कितने देर तक आप ये कह दो कि जर्मिनेशन के लिए एबल रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। पॉलन वायबिलिटी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये हाईली वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि हिबिस्कस के लिए कुछ और हो, ऐसा नहीं कि सारे का सेम हो, सभी के लिए ऑलमोस्ट ये वेरी करता है। जैसे हम राइस और व्हीट के लिए हम लोग बोलते हैं जो पॉलन वायबिलिटी होती है दैट इज ऑफ 30 मिनट, बट देयर आर सर्टेन फैमिलीज। अगर आपसे पूछा जाए राइस और व्हीट किस फैमिली की है, तो राइस और व्हीट ये फैमिली होगी आपकी पोएसी, बट देयर आर सर्टेन फैमिलीज सच एज फैबेसी, such as rosaceae, such as solanaceae. In that condition, pollen viability is of several months. बोलेंगे ये वेरिएबल क्यों होता है, ये वेरिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नॉट वेरिएबिलिटी, आई एम सेइंग दैट वेरिएबिलिटी, आई एम सेइंग दैट पॉलन वायबिलिटी इज हाईली वेरिएबल, और ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन external factor, this depends on external factor and also on internal factor, external factor में जैसे you can say temperature, humidity, इस पर डिपेंड करता है। बट अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, इंटरनल फैक्टर में we'll say that is genetic factor। इंटरनल फैक्टर में क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर होगा। हमने बोला हाईली वेरिएबल होगा, तो हमने दो कंडीशन बताई, राइस के केस में या व्हीट के केस में, दैट विल बी ऑफ 30 मिनट्स, बट देयर आर सर्टेन फैमिलीज सच एज फैबेसी ले लीजिए, आप बोल दीजिए रोजेसी के केस में बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए सोलेनेसी के केस में। इन सारे केस में सेवरल मंथ्स इसकी वायबिलिटी होती है। इसकी वायबिलिटी कितनी होती है, सेवरल मंथ्स होती है। ठीक है बच्चा। अब एक और चीज आपको इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ कि पॉलन का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा पॉलन का प्रिजर्वेशन हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। और कहां पर करते हैं, पॉलन बैंक्स में करते हैं। कहां पर करते हैं, पॉलन बैंक्स में। तो इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि पॉलन का जो प्रिजर्वेशन होता है, पॉलन प्रिजर्वेशन किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस। कहां पर, पॉलन बैंक्स में। कहां पर, पॉलन बैंक्स में। थैंक यू सो मच।